नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आरटीए कानून का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए एक टोल कंपनी के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो अपने आप में नजीर बन गई है। देश के इतिहास में पहली बार अतिरिक्त टोल वसूली पर न्यायालय का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें 123 करोड़ रुपए की वसूली ठेकेदार से करने के आदेश हुए हैं। ठेकेदार भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभावशाली नेता है और विधायक भी रह चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत यशोवर्धन सिंह जी आपका स्टूडियो में। हम जानना चाहेंगे क्या मामला है पूरा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है सन 2003 में। 2003 में सीकर से लोहारू, जो लगभग 120 किलोमीटर की सड़क है, उस पर टोल रोड बनाने की घोषणा होती है। 2003 में टेंडर होते हैं जी। उसमें RCCL इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है, उसको ये टोल मिलता है। 2003 से 2005 के बीच में वो पूरी सड़क बनाई जाती है और 2005 से टोल वसूली शुरू होने वाली थी। उस वक्त 46 करोड़ का ये टेंडर था। 46 करोड़ के टेंडर में 46 करोड़ के एवज में इनको 6 साल टोल की वसूली करनी थी। 2005 में टोल शुरू होने से पहले ही झुंझुनू शहर में नगरपालिका क्षेत्र में एक नाली का बहाना बनाकर, जो कि जिसकी लागत कागजों में 1 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई और 1 करोड़ 70 लाख रुपए के एवज में 6 साल अतिरिक्त टोल वसूली का इजाजत इनको मिल गई। यानी 46 करोड़ के बदले 6 साल और 1 करोड़ 70 लाख के बदले फिर से अगले 6 साल, यानी 12 साल का टोल का ठेका इन्होंने कर दिया। और वो मजेदार बात यह है कि जिस नाली के एवज में टोल बढ़ाया गया, वो नाली भी नगरपालिका पहले ही बना चुकी थी। उसको हल्का सा ऊपर से फेस लिफ्टिंग करके और ये दिखाया गया कि ये नाली भी हमने बनाई है, और नाली के एवज में टोल वसूली का कोई लॉजिक भी नहीं था। और 46 करोड़ के बदले 6 साल और 1 करोड़ 70 लाख के बदले अगले 6 साल, तो ये कहीं से भी लॉजिक बैठ नहीं रहा था। तो इस विषय में इन लोगों ने इस तरीके से पूरा घोटाला किया और इसको मैंने करीब 2012 में RTI के माध्यम से मैंने कागज निकलवाए। उस वक्त एक अखबार चलता था, उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट थे मांगू सिंह जी। उन्होंने एक खबर छापी कि जल्द ही आपकी सेवा में 14 नए टोल आने वाले हैं जी। तो पहली बात तो ये सेवा बड़ी अजीब सी लगी कि झुंझुनू जिला ही ऐसा क्या है कि जिसमें सारी की सारी सड़कों को आप टोल से घेर लेंगे और एक आम आदमी बिना पैसे दिए किसी भी दिशा में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने वो RTI लगाई, और RTI लगाई तब पता लगा कि इतना बड़ा घोटाला जो किया जा चुका है। फिर उस विषय में मैंने काम चालू किया। आपके RTI एक्ट जो 2006 में आया और 2012 में आपने RTI लगाई, तो पेशे से तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी। तो क्यों आपने ऐसा किया, कि क्या वजह रही? देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते RTI का कई लोग इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से कानून बदनाम भी हुआ है। राइट टू नो के तहत हमें ये जानने के अधिकार के तहत ये मिला है, राइट टू स्पीक के लिए। तो कई लोग दुकानदारी शुरू कर दी, आप ये देखते हैं। तो इस बीच में आप इसकी उपयोगिता को कहाँ पाते हैं कि आप इतने अच्छे काम भी कर सकते हैं इस कानून के? देखिए, आप किसी भी हथियार को, जो आपका अंदर का कैरेक्टर होगा जी, उसी हिसाब से उस हथियार को काम में लेंगे। आप चाहें तो आग से रोटी बना सकते हैं और चाहे तो आग से घर जला सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर RTI का जो उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करता है। मैं एथिकल यूज ऑफ RTI के बारे में हर जगह बोलते भी हैं कि एक बहुत अच्छा कानून है जो एक नागरिक को उसके अधिकार दे सकता है, लेकिन इसका गलत उपयोग इस पूरे अधिकार को बदनाम करवाता है, जो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये किस्सा जो है ये थोड़ा आगे बढ़ता है और इसमें रोचक जानकारी ये है कि जो कंपनी है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की है। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी ओर से केस कौन लड़ रहा था? उनकी तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने केस लड़ा और सामने पेटिशनर मैं ही था। मैं वकील अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए पेटिशनर मैं ही था और कपिल सिब्बल साहब उनकी तरफ से थे। इससे पहले जी क्या परिणाम हमारे पक्ष में रहा। तो कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही नोटेबल वकील हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के टोल की ओर से वो पैरवी करने उतरते हैं। लेकिन एक जागरूक नागरिक जिसको भारतीय संसद ने एक हथियार दिया है और उसका सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए, जनहित में इस्तेमाल करते हुए अगर वो कानून के सामने पूरी शिद्दत और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचा, कपिल सिब्बल वो केस हार जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल प्लीज बताएं। जी,
इसको सबसे पहले मैं शुरू से थोड़ा बताना चाहूँगा कि 2013 जनवरी में मैंने इसको हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जी। और हाई कोर्ट में वो पब्लिक लिटिगेशन एडमिट हुई जी। हाई कोर्ट ने 2014 में जी। टोल वसूली पर रोक लगा दी जी। टोल वसूली पर रोक लगाई तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वो सामने वाले बड़े लोग हैं, 10 लाख रुपए रोजाना का कलेक्शन था, बड़े वकील को अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में मेरा कोई नोन नहीं था जी। मैंने कहीं से पता लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कोई हिंदी में है तो आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लगाएंगे, वहाँ का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। फिर आप डायरेक्ट वकील जो होता है उससे पहले एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है जो आपकी तरफ से फाइलिंग करता है। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पता लगाकर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से बात की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बड़े महंगे होते हैं, 1-1 लाख रुपए तो वो केवल फाइलिंग के ले लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अल्टीमेटली काम क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी रेट तैयार करेंगे, इनको ट्रांसलेट करवाएंगे, ये सब। तो मैंने कहा मैं सारी चीजें तैयार कर दूंगा, ट्रांसलेशन भी मैं घर बैठ के कर दूंगा, सारी काम मैं कर दूंगा, केवल आपको केवल फाइलिंग करनी है जी। आपको केवल साइन करने हैं उस पर, तो आप उसके कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने फिर बड़े नॉमिनल, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ट्रू सेंस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, किसी तरह का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है इसमें, और आप भी समाज सेवा से जुड़ सकते हैं अगर आप इसमें फीस कम कर दें। तो वो यूपी के एक अच्छे वकील थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बहुत नॉमिनल फीस में इसको फाइल करवा दूंगा। फाइलिंग हो गई। फाइलिंग होने के बाद में ये बहस हुई जिसमें कपिल सिब्बल साहब थे, पिटिशनर मैं था, और पूरे के पूरे जो तथ्य थे वो प्रॉपर तरीके से वहाँ प्रेजेंट किए गए। और प्रेजेंटेशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को माना और ये कहा कि जो मामला जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसमें वापस हाईकोर्ट ही इसमें फैसला करेगा, हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। तो वहाँ से वो रिजेक्ट होकर वापस आ गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जब मैंने पैरवी की तो मैंने उनसे कहा कि ये मामला हो सकता है लंबा चले, और रोजाना लोग टोल के पैसे दे रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम वो जो टोल जो जनता से लिया है 40 रुपए 60 रुपए उनको बुलाकर वापस दे सकें जिस दिन ये मुकदमा कंक्लूड हो। तो मैंने हाईकोर्ट से ये गुजारिश की कि आप इस सारे पैसे को सरकारी खजाने में जमा करना चालू करें, और जिस दिन फैसला आए, जिसके पक्ष में फैसला आए उसको दे दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने मेरी बात मानी, और ये भी बड़ा चांस हुआ कि मैं उस दिन अपीयर इसलिए हुआ खुद कि उस वक्त वकीलों की हड़ताल चल रही थी। तो वकील किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तो मजबूरी थी मुझे खुद को जाना। इसलिए मेरा एक बहुत अच्छा मुझे एक लर्निंग हुई उससे कि एक पेटिशनर बिना वकील के भी अपनी पैरवी कर सकता है। पेटिशनर को इजाजत होती है कि आप चाहें तो आप खुद अपनी पैरवी कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है कि अगर आपके पास वकील नहीं है और आप जागरूकता रखते हैं, आपके पास तथ्य पूरे हैं, तो आप पैरवी करते हैं। इंजीनियर यशवर्धन सिंह पैरवी करते हैं, वकालत का कीड़ा वहां लग जाता है और फिर आप वकालत करते हैं। तो जब देखा कि इतनी सारी चीजें हैं और वकील बड़े महंगे हैं और आप हो सकता है कि किसी तरीके से मदद कर सके समाज की, तो फिर मैंने इसी दौरान लॉ में एडमिशन लिया और इस केस के चलते चलते ही मैंने लॉ भी कंप्लीट कर ली। हालांकि मैंने बार में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेकिन मैंने लॉ उसमें कंप्लीट कर ली। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि एक पेटिशनर अपने वकील से ज्यादा अपने मामले को जानता है, अपने वकील से ज्यादा उसमें शिद्दत होती है अपने मामले को प्रेजेंट करने की। तो ये भी एक परिपाटी होनी चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा कोई लॉ के ऊपर कोई पॉइंट्स नहीं है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बातें नहीं है और एक साधारण सा केस है, तो पेटिशनर को खुद को ही प्रेजेंट करना चाहिए। और निचले स्तर पे लोक अदालतें ये सुविधा देती हैं, और खास करके जो जनहित के मामले हैं, आपकी रोड खराब है, आपके यहाँ पे घोटाला हुआ है, तो मैंने देखा है, मैं जब पाली में करता था तो वहाँ निखिल व्यास, वैभव भंडारी जैसे छोटे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लोक अदालतों में मामला ले जाते थे और अपने दम पे केस ले जाते थे। तो जागरूकता का ये जो आपने उदाहरण पेश किया है, ये बड़े तारीफे काबिल है। लेकिन अब जो फैसला आया है 123 करोड़, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसा वापस देना पड़ेगा। जी, ये बड़ा एक मजेदार बात हुई कि 2016 में हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने मेरी पीआईएल पर यह फैसला दे दिया कि 19 सितंबर जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन ये फैसला दिया कि अब के आज रात को 12 बजे के बाद टोल वसूली नहीं होगी। ठीक है, टोल वसूली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, जनता से टोल नहीं वसूला जाएगा, और वो मुकदमा उस दिन खत्म हो गया एक तरीके से। और उसमें पिटिशनर को एक आ गया कि आपको अगर राज्य सरकार से किसी मामले में शिकायत है इस पूरे विषय पर, तो आप एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करवा लीजिए, क्योंकि जो मूल एग्रीमेंट था उसमें यह था कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा सरकार और कंसेशनर के बीच तो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। एक आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है। उसके उस 2016 के बाद मेरी भूमिका वहां एक बार खत्म हो गई, एक बार के लिए। मेरे दिए हुए सारे तथ्य फाइल में मौजूद थे। आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, उसमें
मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप अब आर्बिट्रेटर, हालांकि चाहता तो मैं जा सकता था उसके सामने, कि आप आर्बिट्रेटर के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अब मैंने एक जिम्मेदार नागरिक का जो फर्ज था वो निभा दिया। अब अगर सरकार को ये पैसे लेने हैं कंसेशनर से, तो सरकार मजबूती से वकालत करे, बिल्कुल सरकार मजबूती से उसके सामने अपना पक्ष रखे आर्बिट्रेटर के सामने। अब मजेदार बात यह है कि सरकार ने अपना वकील ही नहीं भेजा, वहां केवल आर्बिट्रेटर थे और कंसेशनर थे। मतलब जनता का पैसा लूटना है तो सब एक है, बीजेपी, कांग्रेस, सरकार ने अपना वकील नहीं भेजा। एक तरफा फैसला हुआ, और फैसला भी इतना ज्यादा एक तरफा हो गया कि अल्टीमेटली हाईकोर्ट को दोबारा से उसमें इंटरवीन करना पड़ा। अब फैसला कितना मजेदार किया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके थे कि 19 सितंबर 2016 के बाद कोई टोल वसूली नहीं होगी। कंसेशनर जो है, ठेकेदार है, वो पहले ही ज्यादा वसूली कर चुका है जी। आर्बिट्रेटर के सामने, चूंकि सामने से सरकारी वकील तो आया ही नहीं, क्योंकि सरकार को शायद उन पैसों की जरूरत नहीं थी। ये बात है पिछली सरकार की, वसुंधरा सरकार की। आर्बिट्रेटर फैसला क्या देता है? कंसेशनर ने कहा कि साहब 2016 से 17 तक जो मैं पैसा लेता जनता से, एक तो आप उसका ऑर्डर कर दो कि मैं करीब 32 करोड़ रुपए वसूलता, इतना नुकसान तो हाँ, तो मेरा तो नुकसान हो गया। जबकि हाईकोर्ट कह चुका है कि वसूली नहीं होगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जी जी। आर्बिट्रेटर ने वो 32 करोड़ रुपए अलाउ कर दिए कि एक तो 32 करोड़ दे दो। फिर कहा साहब चलो इतनी बढ़िया अपनी दोस्ती है, तो एक सन 2011 में मैंने 24 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका कोई सबूत आर्बिट्रेटर के सामने नहीं दिया कि सन 2011 में मैंने 24 करोड़ रुपए खर्च किए थे सड़क पे रीकारपेटिंग पे जी। तो अगर बात चली रही है तो वो भी दिलवा दो जी। आर्बिट्रेटर ने वो भी दे दी। मामे का प्यार महापुरुष ने वाले ये हो गया। तो यानी करीब 56 करोड़ रुपए जी बिना एक तरफा फैसला और कंसेशनर को देने के आदेश कर दिए। उस फैसले के खिलाफ सरकार कमर्शियल कोर्ट में गई, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनली सरकार को डिवीजन बेंच में हाईकोर्ट आना पड़ा। हाईकोर्ट ने मेरी पीआईएल को वापस टेकअप किया। हाईकोर्ट ने मेरी पीआईएल के एक एक तथ्य को पढ़ा जी। पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने अब यह फैसला दिया कि 2016 में हमने टोल बंद करने का फैसला ही दे दिया, और आर्बिट्रेटर को 2016 से 2005 के बीच में अगर कोई घटनाक्रम हुआ है उस पर बात करनी थी। तो 2016 से 17 तो आर्बिट्रेटर के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बिल्कुल सही। तो वो अधिकार क्षेत्र उल्लंघन करके उन्होंने कंसेशनर को जो फायदा दिया वो बिल्कुल गलत है जी। उस फैसले को रद्द किया। बिल्कुल। 2011 का जो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे, तो हाईकोर्ट ने पढ़ा तो 2011 की इनकम टैक्स रिटर्न में जो कंपनी की रिटर्न होती है उसमें 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई पीडब्ल्यूडी के सामने कागज नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं है। और टोल बंद होने के बाद 2011 के मामले में आप पैसे मांग रहे हो और वो आर्बिट्रेटर आपको दे रहा है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसको भी निरस्त किया जाता है, इस फैसले को भी। तो ये 56 करोड़ रुपए तो अलग हो गए। फिर हाईकोर्ट ने जो मैंने जो उसमें तथ्य दलीलें दी थी उसमें हमने शुरू में ही ये आर्गुमेंट दिया था कि इनका 46 करोड़ का पूरा टोल था, इनका खर्चा था, उस पे 15% ब्याज लगाया गया था, 15% इनको फायदा दिया गया था, और 8% इनके जो रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, कुल मिलाकर 38%, यानी 46 करोड़ का 38% इनको वसूल करना था जी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो मूल पीआईएल है उसमें जो ये दलील दी गई है कि ये जो दुगना कर दिया गया टोल का टाइम, ये अवैध है। अगर 10% से ज्यादा खर्चा या 10% से ज्यादा टोल का वसूली का समय बढ़ता तो दोबारा से टेंडर होने चाहिए थे। बिल्कुल। ये हमारी मूल प्रेयर में था। तो हाईकोर्ट ने अब उस बात को दोबारा माना और मानकर 46 करोड़ का 38% जोड़ा और कुछ और खर्चे जोड़कर कहा कि ये कुल मिलाकर 74 करोड़ रुपए ही वसूल सकते थे। इन्होंने करीब करीब 200 करोड़ रुपए की वसूली कर ली, तो इसलिए 74 करोड़ से ऊपर जो 123 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले हैं वो जनता के पैसे हैं, वो वापस से इनसे वसूले जाए। तो ये एक रिमार्केबल, ये एक हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कोई फैसला हुआ है कि शेर कोई शिकार खा गया हो और फिर शेर को आदेश दिया गया हो कि तुम वापस अपना शिकार बाहर निकालो क्योंकि ये जनता का पैसा है। तो ये शेर की जगह यहाँ मगरमच्छ शब्द ठीक है, ये मगरमच्छ कह सकते हैं। जो भी है ये एक बड़ी लॉबी है। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ठेकेदार जिसका आपने मेंशन किया, मैंने आज तक किसी भाषण में कहीं भी पब्लिकली कहीं नाम लेता नहीं। उनकी जगह कोई और भी व्यक्ति कोई ठेकेदार होता, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिशियन थे इसलिए थोड़ा एक जनता में एक ज्यादा अपील भी आती है। अगर उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होता ठेकेदार तो भी इसी शिद्दत से जनता के लिए ये लड़ाई लड़ी जाती जो इस मामले में लड़ी गई। अच्छा, इसके बाद ये आपके स्वागत हो रहे हैं, ट्रक वाले माला पहना रहे हैं। और हाँ, जिस दिन 2016 में ये फैसला आया उस दिन मैं घर गया तो
आगे खबर हो गई, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने डाला था कि मैं झुंझुनू आ रहा हूँ, तो जगह जगह लोगों ने स्वागतदार द्वार बनवाए। जी जी। और रैंडमली जो ट्रक वाले थे, जो टोल पे खड़े थे, जो टोल हट चुके थे, बिल्कुल। तो जब मैंने वहां गाड़ी रोकी, एक होता है ना कि भाई टोल के सामने फोटो खिंचवाते हैं, तो सबने पूछा कि ये कौन गए, इन्होंने बंद करवाया। तो सबने वहां पे जो भी व्यवस्था थी, कुछ पीछे से मालाएं पड़ी थी, सबने मालाएं पहनाई। जब शहर गए तो शहर में भी जगह जगह स्वागत हुआ। तो एक अच्छा लगा कि आप एक एज ए एक्टिविस्ट, एक कॉमन सिटीजन, एक नॉर्मल सिटीजन जब लड़कर आता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए पूरा शहर खड़ा होता है। तो ये और हौसला देता है और नए पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों को टेकअप करने के लिए। तो अभी आप किस मामले पे काम कर रहे हैं? मैंने सुना आप किसी यमुना जल के मुद्दे पे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 8 भागों में बांटा गया है और 8 के 8 भाग डार्क जोन में जी। और पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और लगभग पलायन की सी स्थिति है। यानी आप ये देखिए कि बिट्स पिलानी का जो कैंपस है, वो उस कैंपस में अब एडमिशन्स कम लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे उन सारी जो फैकल्टीज वगैरह उनको दूसरे सेंटर्स पे भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ पानी की समस्या है। तो एक लर्निंग सेंटर तबाह होने की स्थिति में आ गया केवल पानी की पीने के पानी की और हाँ, और अगर आप जाएंगे हरियाणा बॉर्डर पे जो हमारे सिंघाना, बुहाना, खेतड़ी, पिलानी, इन सब गाँव में, जैसे मेरे खुद के गाँव में MLA कोटे से 3 जगह बोरिंग की गई और तीनों जगह पानी नहीं निकला। ये स्थिति गंभीर हो गई। तो जब ये बार बार अखबार में आने लगी तो एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि अगले 2006 का था वो डेटा, नासा का डेटा था। उसमें यह था कि झुंझुनू जिला जो है, शेखावाटी, गंभीर पानी की समस्या में आने वाला है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है। तो फिर मैंने फिर से पता किया तो 94 में 5 राज्यों के बीच में यमुना जल समझौता हुआ था। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उस वक्त भैरव सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। तो मैं यमुना जल के मुद्दे पर अभी काम कर रहा हूँ। वो उसी तरीके से मैंने सूचना के अधिकार से सूचना निकाली, फिर से मैं कोर्ट गया और आपको जानकर खुशी होगी कि 500 पन्नों की RTI जो मुश्किल से 1000 रुपये लगते हैं, उस 1000 रुपये की RTI के कारण और कोर्ट की फटकार के कारण राजस्थान सरकार को 31,000 करोड़ रुपए की DPR बनानी पड़ी और अभी उस मुद्दे पर काम चल रहा है। तो इस मुद्दे पे हम डिटेल बात करेंगे। तो बहुत बड़ा फैसला हुआ है, 123 करोड़ रुपए टोल कंपनी को जनता के खाते में वापस देने होंगे। RTI कानून जो कि जनता के लिए बना है, उसका अगर आप शिद्दत से जनता के हित के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं और सकारात्मक प्रयास करते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यह नजीर स्थापित करते हैं यशवर्धन सिंह शेखावत और ऐसे जागरूक नागरिकों की बदौलत PIL और भारतीय संविधान में आस्था बलवती होती है। यमुना जल संघर्ष के मुद्दे पे आप लगातार काम कर रहे हैं और हम आपकी सफलता की प्रार्थना करते हैं। साथ ही हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।